नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना सार की प्रस्तुति करेंट वार्स की यानी करेंट ईयरली। यह लेटेस्ट एडिशन है। इस पर देखें जो महत्वपूर्ण जानकारी इस चित्र में दिखाया गया है। जहाँ देख सकते हैं एससीओ की लेटेस्ट सर्वे जो अभी चाइना में आयोजित की गई और जो है नेपाल में जो विद्रोह हुआ उसमें सुशीला कार्तिक जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की बनाई गई। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो नेशनल स्पेस डे जो 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रयान 3 उतरा था, तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। इसके बाद हीरो एशिया कप जिसको भारत ने जीता, ये बिहार में आयोजित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 15वें जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित थे उस पर भी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक इसमें कवर की गई है। और यह लेक्चर देखें यूजफुल फॉर किसके लिए है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्राइमरी परीक्षा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर LT ग्रेड, जिसका डेट घोषित कर दिया गया है 6 विषयों का, जिसमें 6 दिसंबर से शुरुआत है। गणित से पहला पेपर शुरू होगा, गणित और हिंदी से। सुबह जो होगा गणित होगा, शाम को हिंदी होगा और 7 तारीख को जो आपका साइंस इत्यादि विषयों की शुरुआत होगी। प्रवक्ता भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए भी और SSC बैंक रेलवे अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित होगा। करंट अफेयर्स का इसमें ईयरली और यानी कहने का असर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देखिए प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक के अंतर्गत कुल मिलाकर जो है 8 टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा GS फर्स्ट के लिए है। GS फर्स्ट में जो पहली टॉपिक है वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं का अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, जो टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि PT आपको क्लियर करना है तो इसको आप उपेक्षा नहीं कर सकते, यानी इसके बगैर आप PT क्वालिफाई करने में मुश्किल होगी, या यूँ कह लें कठिन होगा या आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या देखें तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे में पूछ जाते हैं। इसलिए मेरिट निर्धारण में यानी PT क्वालिफाई करने में यानी छठवीं परीक्षा को उत्तीर्ण करने में इसकी भूमिका अहम हो जाती है। और चूंकि निगेटिव मार्क भी है, 1/3 का निगेटिव मार्क है, इसलिए बहुत सावधानी से प्रश्नों को चालू करना होता है, अन्यथा जो यह है PT या छठवीं परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर्स है, इसके अंतर्गत नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाएगा। तो इससे पूर्व हमने उत्तर प्रदेश समसामयिकी पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर जाकर इस चैनल के पर देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पर संपूर्ण करंट अफेयर्स जो वार्षिक के रूप में है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज का लेक्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं। इसके अंतर्गत देखें तो इसमें क्या दिया गया है करंट वार्स की 2025-26 से, और इसमें सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक की घटनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। और इसमें अध्ययन सार संग्रह वार्षिकी है। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, उत्तर प्रदेश विशेष, इसमें हमने महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया। इसके बाद समसामयिक की वार्षिकी होगा, जिसके अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, नवीन पुस्तकें इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद नवीनतम पुरस्कार और सम्मान जो होगा इस पर होगा। खेल जगत होगा, महत्वपूर्ण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लेक्चर जो कवर करते हैं समसामयिक वार्षिकी कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से दी गई है। तो इस लेक्चर को इस टॉपिक पर कवर करते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं समसामयिक वार्षिकी, जिसके अंतर्गत ये सारी जानकारी निहित है। इसमें भी UPPSC PT के एग्जाम के दृष्टिकोण में रखते हुए सिलेक्टेड नोट्स, यानी इसमें सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से देखेंगे, सारे टॉपिक को नहीं देखेंगे, यानी वे देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम हो गई। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। था एक बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, तो इसमें सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना बनेगी उस पर चर्चा करते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। यानी यहाँ से देख सकते हैं समसामयिक वार्षिकी, जिसके अंतर्गत चर्चित व्यक्ति को देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चित व्यक्ति में जो कार्लो क्यूटिस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत हैं कार्लो क्यूटिस। पोप लियो 14वें ने 7 सितंबर 2025 को कार्लो क्यूटिस को कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत घोषित किया। कार्लो, जिनका 2006 में ल्यूकेमिया से निधन हो गया था, जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपनी आस्था को फैलाने के लिए गॉड इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है। कार्लो के साथ ही एक अन्य पियर जियोर्जियो फ्रांसी इटली नामक युवा को भी इस अवसर पर संत घोषित किया गया। कहने का सही हुआ कि इससे क्या जानकारी निहित होती है। तो इस वक्त देखें जो पोप हैं, विश्व में जो पोप हैं, कैथोलिक चर्च के जो पोप हैं, ये पोप लियो 14वें हैं कैथोलिक चर्च। इन्होंने 2 लोगों को संत घोषित किया। एक कार्लो क्यूटिस हैं, जिनको गॉड इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है, और दूसरे जो है पियर जॉर्जियो फ्रांसीसी इटली के हैं, इनको संत घोषित किया गया।
और पहले जो व्यक्ति हैं कार्लो क्यूटिस, इन्हें पहले सहस्त्राब्दी संत के रूप में घोषित किया गया है, जिनका 2006 में ल्यूकीमिया से निधन हो गया, जो एक ब्लड कैंसर का एक प्रकार का रोग है ल्यूकीमिया, इससे इनका निधन हो गया था। चलिए अगले चर्चित व्यक्ति को शामिल करते हैं, तो मितेश खापरा इसमें शामिल होते हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन सितंबर 2025 में जारी सूची में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर मितेश खापरा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया। इस सूची में एलन मस्क यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, हालांकि वर्तमान में ये दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। इसके बाद सैम आल्टमैन जैसे बड़े नाम शामिल है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी यानी भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और AI फॉर भारत, यह याद रखें कि AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत में शानदार काम करने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। ये याद रखना है, भारतीय प्रौद्योगिकी, और भारतीय प्रौद्योगिकी मतलब IIT मद्रास से जुड़े हैं, और इनका जो एक संस्थान है AI फॉर भारत में शानदार काम के लिए सम्मान दिया गया है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एकेडमिक जगत से जुड़े हैं, दूसरी हस्तियाँ और कंपनियाँ वैश्विक AI कंपनियों से हैं। प्रोफेसर खापरा AI फॉर भारत पहल के संस्थापक हैं। ध्यान रखें कि एक पहल संस्थापक जो है सह संस्थापक हैं यानी को फाउंडर हैं। ये जो खापरा जी हैं AI फॉर भारत के क्या हैं, सह संस्थापक, जो भारतीय भाषाओं में AI को आसान बनाने के लिए ओपन सोर्स टूल और डेटा सेट विकसित करने का एक पहल है। यानी ये भी पूछा सकता है कि AI फॉर भारत क्या है, तो यह है क्या, तो भारतीय भाषाओं को AI को आसान बनाने के लिए ओपन सोर्स टूल और डेटा सेट विकसित करने की एक पहल है, जिसके को फाउंडर या खापरा जी हैं, जिनको यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनको शामिल किस रूप में किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन IIT मद्रास प्रोफेसर जो हैं, इनको दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया, जिसमें एलन मस्क और सैम आल्टमैन भी शामिल हैं। और ये ध्यान रखें, एकेडमिक जगत से जुड़े एकमात्र व्यक्ति हैं जो एकेडमिक जगत से जुड़े हुए हैं वर्तमान में। इसके बाद अगले चर्चित व्यक्ति मिलते हैं तेजस्वी मनोज के बारे में देखें, तो ये भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड यानी किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। 17 वर्षीय तेजस्वी वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उनकी रिपोर्ट करने में मदद करने का काम करती हैं। यानी ये महिला तेजस्वी मनोज जी हैं जो किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया, जो 17 वर्ष की हैं। टेक्सास के फ्रिस्को के तेजस्वी को उनके नवाचार शील्ड सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। टाइम ने कहा, बुजुर्ग अमेरिकियों को सुरक्षा की जरूरत है और तेजस्वी उन्हें स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ हैं। तो तेजस्वी मनोज को ये अवार्ड दिया गया, टाइम मैगजीन के किड्स ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने, उनकी रिपोर्ट करने में मदद करने के काम के लिए दिया गया है। इसके बाद कृष्णांगी मिश्राम जी के बारे में देखें, तो यह आपका जो भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृष्णांगी मिश्राम ने अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा यानी 21 वर्ष सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया। कृष्णांगी ने 15 वर्ष की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू की और 18 वर्ष की उम्र में लॉ में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साल 2022 में उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म में नौकरी मिली। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड ऑनलाइन वैश्विक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सिंगापुर में काम करके पेशेवर अनुभव भी प्राप्त किया। उनका कानूनी काम मुख्य रूप से निजी ग्राहक सेवाओं, वसीयत और प्रोबेट AI से जुड़े मामलों और फिटनेस जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। अगला इसमें देखते हैं, तो आस्था पूनिया जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब लेफ्टिनेंट यानी हैं क्या ये, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली, ये ध्यान रखना है कि पहली जहाँ आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय नौसेना यानी नेवी, भारतीय नौसेना या नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। अब वे MiG-29K या नेवल राफेल जैसे फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकती हैं। इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमानों और हेलीकॉप्टरों की पायलट बन चुकी थीं। और ये क्या बनी है, पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। फाइटर पायलट ये याद रखना है, जिसके अंतर्गत फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकेंगे, जिसमें MiG-29K या नेवल राफेल जैसे विमान शामिल होंगे। फाइटर विमान हैं। अगला इसमें देखें, फौजा सिंह आते हैं चर्चित व्यक्ति में। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 वर्ष की आयु में जालंधर में 14 जुलाई 2025 को सड़क दुर्घटना निधन हो गया। यानी इनको प्राकृतिक मौत न होकर केवल एक दुर्घटना, जिसमें सड़क दुर्घटना से मौत 114 वर्ष में होती है। अर्थात यदि सड़क दुर्घटना न हुई होती तो और वर्ष जीते। 2011 में टोरंटो मैराथन, 2012 में लंदन मैराथन तथा 101 वर्ष की आयु में 2013 में हांगकांग मैराथन भाग लेकर मैराथन विश्व के सबसे उम्रदराज होने के धावक के रूप में पहचान बनाई थी। वर्ष 2000 के पश्चात लंदन मैराथन उन्हें 6 बार भाग लिया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी एज अक्सर पूछा जाता है कि कितने वर्ष के फौजा सिंह थे, 114 वर्ष के, और कहाँ के थे, तो ये जालंधर पंजाब के थे।
और इनकी मौत कब हुई? तो 14 जुलाई 2025 को हुई। किस कारण से हुई? तो सड़क दुर्घटना के कारण हुई। और इन्होंने कब कब पार्टिसिपेट किया? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 101 वर्ष की आयु में इन्होंने 2013 में हांगकांग मैराथन भाग लिया था, जो विश्व रिकॉर्ड है। इसके बाद प्राजक्ता कोली जी के बारे में देखें तो प्रसिद्ध यूट्यूबर, अभिनेता, कार्यकर्ता प्राजक्ता कोली को टाइम पत्रिका की पहली, याद रखना कि भी पहली, टाइम्स 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया। 7 मिलियन यूट्यूब और 8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर वाली मोस्टली सैने के नाम से जाने वाली प्राजक्ता मिस्टर बीस्ट, याद रखें प्राजक्ता मिस्टर बीस्ट, खबी लेम और काई सैनेट जैसे ग्लोबल क्रिएटर के साथ सूची में स्थान पाने वाले इकलौती भारतीय हैं। यानी इकलौती भारतीय कौन है? प्राजक्ता कोली हैं। और इनके यूट्यूब पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर जो 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद तेगवीर सिंह जी के बारे में देखें तो पंजाब के रोपड़ जिले के 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेगवीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, इसकी हाइट क्या है? 18,510 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 20 जून को चढ़ाई शुरू की और 28 जून यानी 8 दिन बाद 28 जून 2025 शिखर पर पहुंचे। ये कौन है? तेगवीर सिंह, जो पंजाब के रोपड़ जिले से हैं और इनकी आयु 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन की है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछ सकता है तो माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट देख सकते हैं। सफलतापूर्वक चढ़ाई की, 20 जून को चढ़े और 8 दिन बाद 28 जून 2025 को शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। और दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतीय बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद लॉर्ड स्वराज पाल के बारे में देखें। लॉर्ड स्वराज पाल भारतीय मूल के प्रख्यात ब्रिटिश कारोबारी, ये भारतीय मूल के इंडियन ओरिजिन के प्रख्यात ब्रिटिश कारोबारी लॉर्ड स्वराज पाल का 94 वर्ष, ये भी याद रखें 94 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2025 को लंदन में निधन हो गया। लंदन में निधन हुआ। 18 फरवरी 1931 को जालंधर पंजाब में पैदा हुए। यानी ये कहाँ पैदा हुए थे? जालंधर पंजाब में। स्वराज पाल जालंधर से हाई स्कूल की शिक्षा और 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि लेने के बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। लॉर्ड स्वराज पाल ने 1968 में लंदन में मुख्यालय के साथ कपारो ग्रुप की नींव डाली रखी और यह कंपनी आगे चलकर ब्रिटेन की सबसे बड़ी इस्पात कन्वर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से एक बन गई। इसका कारोबार ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात तक फैला, जो $1 अरब से अधिक मूल्य का है। 1978 में ब्रिटिश महारानी से नाइटहुड की उपाधि मिली और 1996 में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाइव पीयर नियुक्त किया। इसके बाद वे सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में बैरन पॉल की उपाधि के साथ मैरी लेबोन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे। उन्होंने 1998 से 2010 तक ब्रिटिश व्यापार के राजदूत रूप में भी सेवाएं दी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में सारी जानकारी को कवर किया जा सकता है। ये हैं क्या? लॉर्ड स्वराज पाल, जिनका 94 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया। भारतीय मूल के प्रख्यात ब्रिटिश कारोबारी थे और इनका जन्म जो हुआ था वह जालंधर पंजाब में हुआ था, 18 फरवरी 1931 को हुआ था। तो यानी पंजाब से रिलेटेड इनका संबंध था। इसके बाद अगला देखें शिबू सोरेन, भारतीय राजनीति की शिबू सोरेन जी के बारे में देखें, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के संस्थापक, ये तो यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिबू सोरेन जी किसके संस्थापक रहे? झामुमो का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी एज भी पूछा जा सकता है, 81 वर्ष की आयु में कब निधन हुआ? 4 अगस्त 2025 को हुआ। कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और किसके संस्थापक रहे? तो देख सकते हैं झामुमो के। दिसोम गुरु नाम से प्रसिद्ध, यानी इनके अन्य नाम जो था वो दिसेम गुरु के नाम से प्रसिद्ध सोरेन झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के प्रतीक माने जाते थे। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ था। उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया, जो वर्ष 2000 में सफल हुआ। वे 2005, 2008 और 2009 में 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य रहे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 5 में बने, 8 में बने और 9 में बने और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगले इसमें जो महत्वपूर्ण लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी के बारे में देखें तो यह है भारतीय मूल की प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी हैं, लेखक हैं, राजनेता। मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में 85 वर्ष की अवस्था में 29 जुलाई 2025 को निधन हो गया। 1940 में बड़ौदा यानी गुजरात में जन्मे। देसाई ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से PhD की और 1965 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े, जहां वे प्रतिष्ठित प्रोफेसर और लॉर्ड्स में लेबर पार्टी के सदस्य बने। तब 2020 में पार्टी छोड़कर क्रॉसबेज पीयर के रूप में सेवा देते रहे। उन्हें 2008 में भारत सरकार ने पद्म भूषण तीसरा जो नागरिक अवार्ड है, पहला जो भारत रत्न है 53 लोगों को मिल चुका है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल थे।
और दूसरा पद्म विभूषण होता है, तीसरा यही पद्म भूषण होता है, चौथा पद्मश्री होता है। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति पर कई किताबें लिखी। किताबें इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें 2022 की पुस्तक देखें द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और 2024 की नेहरू हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया प्रमुख देसाई गांधी स्टैच्यू मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी थे और लंदन में संसद चौक पर गांधी प्रतिमा की स्थापना में भूमिका निभाई थी। यानी लंदन में जो संसद चौक है वहाँ गांधी प्रतिमा, महात्मा गांधी प्रतिमा लगाई गई। इसके स्थापना में अहम भूमिका एन देसाई जी लगाए थे। इनकी दो बुक को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, भारतीय मूल की प्रख्यात विशिष्ट अर्थशास्त्री की जो दो किताबें हैं, 2002 में प्रकाशित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, 2024 में नेहरू हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक को आप याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद डंगेटी जाह्नवी जी के बारे में देखें तो आंध्र प्रदेश की पश्चिमी गोदावरी के पाल कोल्लू की रहने वाली 22 वर्षीय जाह्नवी डंगोटी जून 2025 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इसके प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली, याद रखना, पहली भारतीय बन गई। जाह्नवी की सफलता स्टेम मतलब इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। जाह्नवी को नासा के टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है। यह अमेरिका द्वारा निर्माणाधीन नवीनतम व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके लिए पहला मिशन 2029 में भेजा जाएगा। इसमें जाह्नवी संचालक दल के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद विश्वनाथ कार्तिकेयन के बारे में देखें, यानी विश्वनाथ कार्तिकेय हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्रांति ने 27 मई 2025 को इतिहास रचते हुए सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर, सातों महाद्वीप की यानी 7 समिट चैलेंज पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय तक विश्व स्तर पर दूसरे पर्वतारोही बने। उन्होंने अपनी अंतिम चढ़ाई 27 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतह करके हासिल की। इससे पूर्व विश्वनाथ कार्तिकेय, यानी ये आप देख सकते हैं, विश्वनाथ कार्तिकेय ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका सबसे अंकारागुआ, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विल्सन और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसी आसो की चढ़ाई पूरी की। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 15 वर्ष के पर्वतीय अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो हैं, जिन्होंने 2011 में रिकॉर्ड बनाया था। यानी रिकॉर्ड 15 वर्ष का रहा और इन्होंने कितने वर्ष के आगे बनाया? 16 वर्ष थे, यानी 1 वर्ष इनका ज़्यादा रहा। इसके बाद देखें भुवन रिभु के बारे में। बाल अधिकार कार्यकर्ता, वरिष्ठ भारतीय वकील भुवन रिभु वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। ध्यान रखना, पहले भारतीय वकील हैं, पहले आगे इसलिए इंपॉर्टेंट है। डोमिनिक गणराज्य में 5 मई 2025 को आयोजित विश्व विधि कांग्रेस के द्वारा उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान कानूनी सुधारों, अदालती हस्तक्षेपों और वकालत के माध्यम से बाल शोषण को समाप्त करने के लिए रिभु को 2 दशक की लंबी प्रतियोगिता को मान्यता देता है। इसके बाद देखें छोंजिंग आंगमो यानी छोंजिंग आंगमो, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला निवासी आदिवासी महिला छोंजिंग आंगमो ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। इस तरह वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला हैं। यानी दृष्टिबाधित महिलाएं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली हैं और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला हैं। इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम ये हैं आपका छोजिंग आंगमो, जो हिमाचल प्रदेश की हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला की आदिवासी महिला हैं ये। अगला चर्चित व्यक्ति में देखें तो ये तासी ग्लाज जैन जी आते हैं। 29 वर्षीय तासी ग्लाज जैन शेरपा ने 14 दिनों में 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। यानी 14 दिन में ही 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। शेरपा ने 23 मई 2025 को सुबह 3:13 अपनी अंतिम चढ़ाई पूरी की और विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व 3 चढ़ाई 9, 14 और 23 मई को उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। यानी 14 दिनों में तो सबसे पहली चढ़ाई 9 मई को की थी, दूसरी चढ़ाई 14 मई को की थी और तीसरी चढ़ाई 23 मई को की थी और चौथी चढ़ाई भी इन्होंने 23 मई को ही सुबह देख सकते हैं 3:13 अंतिम चढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वाल्मीकि थापर जी के बारे में देखें। वाल्मीकि नहीं बल्कि वाल्मीकि थापर जो है टाइगर मैन, इनको टाइगर मैन नाम से प्रख्यात वन्यजीव संरक्षण करता वाल्मीकि थापर का 31 मई 2025 को निधन हो गया। वो 73 साल के थे। 1952 में दिल्ली में जन्मे थापर ने अपना जीवन राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। थापर ने 1988 में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना की।
उन्होंने वन्यजीवों पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी या संपादित की, जिनमें यानी वाल्मीकि थापर। देखें टाइगर मैन, इनके नाम को याद रखें। टाइगर मैन पूछ सकता है कौन थे, वाल्मीकि थापर थे। और यह जो है प्रख्यात जो वन्यजीव संरक्षण करता वाल्मीकि थापर जी। और इन्होंने देखें तो स्थापना किसका किया था, तो 1988 में रणथंभौर फाउंडेशन की स्थापना किया था। इनकी बुक को देख लें, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुक अक्सर पूछता है 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। इसमें इनकी पुस्तकें में देखें तो लैंड ऑफ द टाइगर, लैंड ऑफ द टाइगर, ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दूसरा टाइगर फायर, 500 ईयर्स ऑफ द टाइगर इन द इंडिया। ये दो बुक्स इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यानी टाइगर संबंधी जो है इसमें टाइगर जुड़ा हुआ है, इसमें भी टाइगर जुड़ा हुआ है, तो टाइगर मैन के नाम से है, तो इसको याद कर सकते हैं। थापर की बुआ इतिहासकार रोमला थापर हैं। इनकी बुआ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार रोमला थापर जी हैं। थापर ने अभिनेता शशि कपूर की बेटी और रंगमंच कलाकार संजना कपूर से शादी की और उनका एक बेटा है। इसके बाद पायल कपाड़िया जी के बारे में देखें तो अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस एल आर्डे डेस आर्ट एट डिस लिटरेट से सम्मानित किया गया। किसको, पायल कपाड़िया को। भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। उन्हें यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। पायल द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म ऑल बी इमेजिंग एज लाइट भारत फ्रांस के सहयोग से निर्मित को 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद कैटरीना कैफ देखें, भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को हाल ही में मालदीव पर्यटन अभियान सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह अभियान MMPRC यानी मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रीष्मकालीन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। पूछा सकता है कि मालदीव पर्यटन अभियान के लिए किनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये भारतीय प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जो कैटरीना कैफ को जो है नियुक्त किया गया। और मालदीव पर्यटन अभियान है क्या, सनी साइड ऑफ लाइफ, इसको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद पोप लियो 14वें देखें, शुरू में हमने इनके बारे में देख लिया था जो संत घोषित किए। तो पोप लियो 14वें के बारे में देखें तो 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वें पोप के रूप में चुना गया। वे पोप लियो 14वें के रूप में जाने जाएंगे, यानी ये पोप लियो 14वें के रूप में जाने जाएंगे। पूरा नाम पूछ सकता है, तो इनका पूरा नाम ये बनता है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट हैं और ये 267वें पोप बने हैं। पोप लियो 14वें का जन्म 1955 में शिकागो यानी अमेरिका में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट के रूप में हुआ था। वे चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं और पेरू के नागरिक भी हैं, जहां उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता इनके पास है, यानी उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता है। यानी पूछा सकता है कि किस देश के नागरिक हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें अमेरिका और पेरू दोनों की नागरिकता उनके पास है। वो 1977 में बिच्छू बने और 1982 में पादरी नियुक्त किया गया। बाद में पेरू चले गए जहाँ 20 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। 2023 में पोप फ्रांसिस से पहले के पोप जो थे, पोप फ्रांसिस ने रोम में बिशपों के लिए डिस्कास्ट्री का प्रवेश और लैटिन अमेरिका के लिए पोर्टिफिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। 2023 में जो पोप पोप फ्रांसिस जिसका निधन हो गया था, इसके बाद ये बने थे पोप बने। इसके बाद अगले 34 व्यक्ति में देखें तो जयंत नार्लिकर जी के बारे में, प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का 20 मई 2025 को निधन हो गया। उन्होंने अंग्रेज खगोल विज्ञानी सर फ्रैड होयल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के होयल नार्लिकर सिद्धांत का विकास किया। कैम्ब्रिज में शोध के बाद भारत में UGC के प्रस्ताव पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA की स्थापना उन्हें पुणे में की। उन्हें 1965 में पद्म भूषण, 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी ये दूसरा सबसे नागरिक सम्मान, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है। और एस्ट्रोफिजिक्स यानी इसकी स्थापना भी इन्होंने ही किया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं के कस्तूरी रंजन जी के बारे में। इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर पूरे के लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। कस्तूरी रंजन जी के बारे में संक्षेप में देखते हैं। तो के कस्तूरी रंजन देखिए देश के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण स्वामी, इनका नाम डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष, याद रखना 84 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वे 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन रहे, यानी इसरो के अध्यक्ष रहे। साथ साथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव रहे। 2003 से 2009 तक कस्तूरी रंजन राज्यसभा के सदस्य रहे, याद रखना राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तब 2009 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरी रंजन को भारत सरकार द्वारा 1982 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण है। तीनों जो इसके महत्वपूर्ण सम्मान पद्मश्री के अंतर्गत पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और जो अभी भारत में जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी
उसके जो अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन जी को ही बनाया गया था, इसमें नहीं दिया, इसमें छोड़ दिया है। तो 1986 में था जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी, उसके बाद जो उसके 34 वर्ष बाद जो है यानी 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन जी बनाए गए थे। चलिए इसके बाद मनोज कुमार देखें, प्रख्यात जो अभिनेता हैं मनोज कुमार जी का निधन हो गया। इसमें भी देखें तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ गाने से दुनिया भर में लोकप्रिय हुए दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष एज रखना 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। देशभक्ति पर आधारित शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी यादगार फिल्म अभिनय के बाद वो हिंदी सिनेमा के भरत कुमार के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, पत्थर के सनम, सन्यासी और क्रांति से सफल फिल्म बनाई। इसके बाद देखें तो आप एन चंद्रशेखरन जी को भी देख सकते हैं, सुनील मित्तल जी को भी देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो रहेगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर देखें तो फिर आपका जो है टेस्को गायले जी आते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की टेस्को गायले ने फरवरी 2025 में लास वेगास अमेरिका में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने वाली गायले मिसेज वर्ल्ड के 40 वर्ष के इतिहास की पहली अश्वेत महिला बनी है। इसके बाद कमला देवी रविंदन को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिव्यू जाता है। इसके बाद देखें डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी के बारे में बयान दिया गया। इसके बाद चर्च स्थल में थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। इसमें देखें सबसे पहले जैसलमेर ही है, पहला इसलिए इसको शामिल कर लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में रातड़िया ढेरी में एक हड़प्पा स्थल की हाल ही में खोज की गई। यह जैसलमेर में सिंधु घाटी की पहली ज्ञात बस्ती से 4500 वर्ष पुराना है, 4500 वर्ष पुराना माना जा रहा है। यह स्थल पाकिस्तान के सादेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित है, जहां पहले हड़प्पा के अवशेष पाए गए थे। चर्चित स्थल में पहला हमने जैसलमेर को शामिल किया। जैसलमेर को क्यों शामिल किया? इसमें रातड़िया ढेरी एक स्थान है, जहाँ रातड़िया ढेरी में एक हड़प्पा स्थल की खोज हुई है और यह जैसलमेर में सिंधु घाटी की पहली बस्ती है, जो कि 4500 वर्ष पुराना माना जा रहा है। इसके बाद इसमें देखें तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव के बारे में भी है। तो भारत का देखें जो है आपका जनसंख्या में सबसे छोटा जो राज्य भारत में देखें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें जनसंख्या में सबसे छोटा जो राज्य वो सिक्किम है, और जनसंख्या में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखें तो वह गोवा बन जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें भारत में जो है वह उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारतीय राज्य में देखें तो राजस्थान बन जाएगा। तो यहाँ सिक्किम के बारे में दिया गया भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गाँव के रूप में सिक्किम के पांगक्योंग जिलों यानी सिक्किम में क्या है पांगक्योंग जिले में स्थित याकटेन गांव यानी एकटेन गांव को नोमैड सिक्किम पहल के तहत आधिकारिक रूप से 14 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु भारत का याद रखिए भारत का पहला डिजिटल घुमंतु या खानाबदोश गांव नोमैड विलेज घोषित किया गया। नोमैड सिक्किम पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतु लोगों को आकर्षित करना। इस पहल के तहत गाँव को उच्च गति वाईफाई, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव जो है, गांव का नाम याद रखें, किस जिले में है और किस राज्य में, ये भी याद रखना है, कब हुआ ये भी याद रखना है। उसके बाद राजस्थान के एक और स्थल को इसमें चर्चित स्थल में शामिल करते हैं, मेधा गाँव जैसलमेर के मेधा गाँव के राज्य के जल विभाग में कार्यरत हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इंखिया ने हाल ही मगरमच्छ जैसी दुर्लभ प्रजाति का जीवाश्म खोजा है। जुरासिक युग की इस प्रजाति को 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना माना जा रहा है। इसमें फाइटोसार नाम दिया गया, जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर के बीच है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं श्रीलंका के बारे में देखें तो श्रीलंका के कालुतारा जिला में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री श्रुभूति बिहार में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। यह पहल भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो सम्राट अशोक के श्रीलंकाई बौद्ध धर्म में योगदान को मान्यता देता है। इसके बाद भारतीय 7 सिस्टर राज्यों में देखें जो शामिल मिजोरम, उसके बारे में देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने हाल ही में मिजोरम के लोंगफुन से पुई के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है। राज्य के वांगछिया में स्थित कौछुआ रोपुई के बाद यह राज्य का दूसरा महापाषाण मेगाधिक युग का स्थल, जिसे ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। तो मिजोरम में ध्यान रखें, स्थल का नाम याद रखें। लोंगफुन से पुई के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में नामित किया, जो कि दूसरा है मिजोरम से। इसके तोपरा कला को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्थल में, इसको याद रखें। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर शैल को भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। करनाल जो हरियाणा में, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप चर्चित स्थल के रूप में याद कर सकते हैं। इसके बाद कन्याकुमारी को भी देखा जा सकता है, उदमपट्टी गांव तमिलनाडु को भी देखा जा सकता है, मिथाला टीघराना हरियाणा में है, आनासार झील इसको शामिल कर लेते हैं, आनासार झील को, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
17 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं, आर्द्रभूमि कानूनों को उल्लंघन का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित आनासार झील के पास अवैध 7 वंडर्स पार्क को 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने का निर्देश दिया। लगभग 13 किलोमीटर स्क्वायर में फैली अनासार झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण पृथ्वी राज चौहान या पृथ्वी थर्ड ने राज पिथौड़ा के दादा और राज द्वारा 1135 से 1150 बीच कराया गया। तो इस झील के निकट मुगल शासक जहांगीर ने दौलताबाग की स्थापना कराया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्ट विलियम जो कोलकाता में इसमें जानकारी है। इसके बाद डिब्रूगढ़ जो आसाम में वहाँ पर भी थी। इसमें डिब्रूगढ़ देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को असम के शहर डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है। इस निर्णय का उद्देश्य जीवन को आसान बनाना और संपर्क सुधारना। डिब्रूगढ़ में अस्थायी विधान भवन का निर्माण 25 जनवरी 2026 को शुरू होगा। इसके बाद इसमें देखें त्रिशी कुल्या बीच इत्यादि दिया गया है। नवीनतम नियुक्तियों को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें सबसे नवीनतम नियुक्ति में टीसी कल्याणी के बारे में देखें। टीसी कल्याणी ने 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार ग्रहण किया। भारतीय सिविल सेवा लेखा यानी ICAS की 1991 वैसे के अधिकारी हैं। CAG के रूप में यानी CAG तो कैग इसमें लिख दिया। CAG के रूप में वह केंद्र सरकार खातों का रखरखाव, वित्तीय वितरण तैयार करने से महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। CAG नहीं बल्कि CGA के रूप में यहाँ CAG लिख दिया है। अनुतिन चारण वीराकुल के बारे में देखें। अनुभवी राजनीतिज्ञ और भूम जयथाई पार्टी के नेता अनुतिन चारण वीराकुल को 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया। उन्हें संसद में 63% मतों के साथ भारी मतों से जीत मिली। यानी इसको याद रखें, ये जो व्यक्ति हैं इनको थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अभिजीत सेठ के बारे में देखें तो केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 में डॉक्टर अभिजीत को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले सेठ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष कार्य थे। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर BN गंगाधर का स्थान लिया। इसके बाद नितिन गुप्ता जी के बारे में देखें तो भारत सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने जुलाई 2025 में नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने रवनीत कौर का स्थान लिया। इसके बाद संजय सिंघल जी के बारे में देखें तो यह है कि संजय सिंघल ने 31 अगस्त 2025 को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया। इसके बाद इन लोगों को भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो रहेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अगले जो आते हैं आपके चर्चित व्यक्ति में वह श्रीनिवास के स्वामी आते हैं। अगस्त 2025 में श्रीनिवास के स्वामी एडवाइजरिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AAAI का अध्यक्ष चुना गया। इसे पूर्व यहाँ पर देख सकते हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य को भी देख सकते हैं। उर्जित पटेल वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखें तो RBI की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 28 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर पटेल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पटेल IMF बोर्ड में भारत और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं अनीश दयाल जी हैं। इसके बाद सबीज खान को भी देखा जा सकता है। इसके प्रिया नायर भी इसमें इंपॉर्टेंट, सोनाली मिश्रा भी इसमें शामिल है। तो सब जानकारी इसमें अजय सेठ को भी देखा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट इसमें पराग जैन जी हैं। तो इसमें देखें यह केंद्र सरकार में पंजाब कैडर को 1989 वैसे के IPS अधिकारी पराग जैन को रिसर्च एनालिसिस विंग्स यानी रा का नया प्रमुख नियुक्त किया। पराग जैन 1 जुलाई 2025 को इस पद पर रवि सिन्हा का स्थान लिया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसके बाद अनुराधा ठाकुर जी को भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कैडर के IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर भारतीय प्रबुद्धि और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का अंशकालिक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 1 जुलाई 2025 पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही अनुराधा भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के बारे में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो कि ये नालसा का जो अध्यक्ष होता है आगे चलकर वहीं जो है भारत के CGI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनता है। तो दूसरे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी नालसा देश भर में गरीबों वंचित वर्गों को मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध करता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 39 से संबंधित है, जो कि DPSP में संविधान दिया गया है। संविधान के भाग 4 में DPSP है यानी राज्य के निषेध तत्व है, उससे नालसा संबंधित है। अजय कुमार के बारे में देखें तो केंद्र सरकार ने देश के पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी PC का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसमें ये सब जानकारी है। इसके बाद हरवंश चावला जी के बारे में देखा जा सकता है। BR गवई वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भूषण, इनका पूरा नाम याद रखें, भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI के रूप में शपथ ग्रहण किया। न्यायमूर्ति संजय खन्ना जो 13 मई 2025 पद मुक्त हो गए के स्थान पर गवई ने मुख्य न्यायाधीश के पदभार ग्रहण किया। इस स्थान पर कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक की रहेगी। इसी वर्ष रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद चर्चित व्यक्ति में अनुराग घोष को भी देख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखें तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के संस्थापक CEO अमिताभ अनुराग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पार्टियों के 30वें
यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया के दूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह सम्मेलन नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। राजीव मीनानी को भी देख सकते हैं, अश्विनी लोहानी जी को भी देखा जा सकता है, चर्चित व्यक्ति में भी शामिल हैं। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो शामिल हैं, एस महेंद्र देव भी शामिल हैं, शैलेश मेहता शामिल हैं, SSV सोलंकी शामिल हैं, मनीष पीड़ी शामिल हैं। यानी लोग भी चर्चित व्यक्ति में इंपॉर्टेंट। संजय जायसवाल को भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। संजय जायसवाल जी के बारे में देखें तो यह है कि 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति, जो सबसे बड़ी समिति इसमें 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया। 30 सदस्य इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। प्राक्कलन समिति एक महत्वपूर्ण अस्थायी समिति है जो सरकार के व्यय अनुमानों एंड डिमांड्स एंड ग्रांट की समीक्षा करती है। इसके बाद बैजंत पांडा देखें, 1 मई 2025 लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद बैजंत पांडा को 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 22 सदस्य इसमें होते हैं। 22 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसके बाद प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन, भारतीय मूल के प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन का इंस्टीट्यूट, यानी ये सब जानकारी सुब्रमण्यम रमन को दिनेश माहेश्वरी को देख सकते हैं, डॉक्टर मार्गरेट जाट को, एन चंद्रशेखर को देखा सकता है। एन चंद्रशेखर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिन जार्जिएवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंटरप्रेट इन ग्रोथ का सदस्य एन चंद्रशेखर को बनाया गया है। यानी इसमें देख सकते हैं जानकारी, राजीव गौबा देख सकते हैं, निधि तिवारी को भी देखा सकता है, पूनम गुप्ता को, ज्ञानेश कुमार को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 1988 बैच के कैडर केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति राजीव कुमार की जगह भारत का नया मुख्य चुनाव नियुक्त यानी CEC नियुक्त किया गया। उन्होंने 19 फरवरी को पदभार ग्रहण किया। इसमें देखें तो चुनाव आयोग की नियुक्ति संबंधित बने नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य न्यायाधीश वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर विवेक जोशी जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखें शार्ली बोल्चे हैं, इनको देख सकते हैं, राजेश निर्वाण, चरण जोत सिंह नंदा, काश पटेल, शक्तिकांत दास भी इंपॉर्टेंट हैं। भारत सरकार के केरल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को 22 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके बाद मयंक शर्मा को देखा जा सकता है। मयंक शर्मा है, अशोक सिंह ठाकुर है, अंजू राठी है, एन गणपति है, डॉक्टर वी नारायण है, इंपॉर्टेंट ये भी है। डॉक्टर वी नारायण को जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें देखें तो यह है कि इस पद पर उन्होंने S सोमनाथ का स्थान लिया। राकेट एवं अंतरिक्ष यान प्रणोदक के विशेषज्ञ वी नारायण इस पद पर नियुक्त से पूर्व ISRO के लिक्विड प्रोफेसर सिस्टम सेंटर को देख सकते हैं। इसके बाद ज्ञानेश प्रताप सिंह को भी देख सकते हैं, जस्टिस वी सुब्रमण्यम को देखा जा सकता है। इसके बाद मदन बी लोकुर को भी देखा जा सकता है, संजय मूर्ति को देखा जा सकता है, विपिन कुमार, हर्षवर्धन अग्रवाल, वाल्डे TV नरेंद्रन, कविता शाह, सतीश कुमार इत्यादि इसमें इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये लोग भी इसमें शामिल हैं। सूर्य डॉक्टर यानी सब जानकारी, दिव्य दृष्टि अभ्यास, यानी यहाँ पर मैत्री यानी ऑपरेशन अभियान इसके बाद शामिल हो गया है। इसमें चर्चित व्यक्ति में एक व्यक्ति को शामिल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। 15वें जो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं रामकृष्णन जी, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ऐड कर लेते हैं, अर्थात चर्चित व्यक्ति अधूरा रह जाएगा। तो उसके बाद ऑपरेशन अभियान को इसमें शामिल करते हैं। यहाँ देखें CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। चर्चित व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग के उम्मीदवार, इनका पूरा नाम देखें, चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के बड़े अंतर से हराया। इसमें देखें तो 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। यानी कौन शपथ दिलाता है याद रखना है कि भारत की राष्ट्रपति शपथ दिलाती हैं, कब इनको दिलाया गया ये भी याद रखना है। संसद भवन में 9 सितंबर 2025 के मतदान में राधाकृष्णन को 752 वैध मतों में से प्रथम वरीयता में 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को प्रथम वरीयता में महज 300 वोट ही मिले। 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। देश में अब तक 17 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। ध्यान रखें, देश में अब तक 17 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अमित अंसारी 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। निर्वाचन अधिकारी PC मोदी ने बताया कि 781 मतदाताओं में से 98.2% यानी 767 मतदान किया, जिसमें 15 वोट अवैध पाए गए, जिसमें वैध मतों की संख्या 752 रह गई। एक डाक मतपत्र रद्द घोषित कर दिया गया क्योंकि संबंधित सांसद वोट डालने से इनकार कर दिया था। जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 377 थी। राधाकृष्णन को 75 मत अधिक मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य होते हैं, जिसमें से 245 राज्यसभा, ये राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में, और 543 लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में, क्योंकि 545 थे लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो 543 लोकसभा, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। अभी यह संख्या 781 है, क्योंकि राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद ये चुनाव कराया गया। राधाकृष्णन ने 1978 में तूतीकोरन के BOC कॉलेज एंड मदुरई यूनिवर्सिटी के
BBA की डिग्री ली, राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की और सामंतवाद का पतन विषय पर PhD की। तमिलनाडु के तिरुपुरम में जन्मे राधाकृष्णन 17 वर्ष की उम्र में 1974 में RSS से जुड़े। 1998 में पहली बार कोयम्बटूर से भाजपा के लोकसभा सदस्य चुने। 1999 उन्हें यहीं से लोकसभा का सांसद चुना गया। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए। NDA की उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुने जाने से पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। यह ध्यान रखना है कि NDA की उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुने जाने से पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चर्चित व्यक्ति के बाद ऑपरेशन अभियान को इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहला इसमें युद्ध अभ्यास 2025 देखें। इसमें अमेरिका और, ये याद रखना है, अक्सर पूछता है किसके बीच में है, तो अमेरिका और भारतीय सेना के बीच, अमेरिका के, यानी स्थान पूछता है, अमेरिका के अलास्का में 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस वार्षिक, याद रखना है, वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास, सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, सामरिक दक्षता और अंतर संचार को मजबूत करना है। तो युद्ध अभ्यास 2025 याद रखना अमेरिका और भारतीय सेना के बीच में, कहाँ पर, अलास्का में किया गया। इसका 21वां संस्करण था। कब से कब बीच किया गया, इंपॉर्टेंट है। इस अभ्यास से भारतीय सेना की ओर से मद्रास रेजिमेंट की 1 बटालियन था अमेरिकी सेना में प्रतिनिधित्व 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बॉबकैट्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद मैत्री 2025 देखें के बीच में यह है, तो भारतीय सेना और थाईलैंड की रॉयल अस्थायी सेना के बीच में 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 में आयोजित किया गया। ध्यान रखें कि 1 सितंबर के ये भी था, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये भी था, 1 सितंबर से 14 सितंबर ये भी है। मेघालय, ये भारत में था। मेघालय के उमरोई के ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड पर आतंकवाद रोधी अभ्यास का 14वां संस्करण, 14वां रहा, ऊपर वाला 21वां था। अभ्यास में मद्रास रेजिमेंट की 1 बटालियन, इसमें मद्रास रेजिमेंट की बटालियन जो काउंट एनजेसी और जंगल युद्ध के व्यापक अनुभव रखते था, रॉयल थाई आर्मी के 14+4 इन्फेंट्री ब्रिगेड भाग लिया। इसके बाद दिव्य दृष्टि अभ्यास 2025 देखें, तो भविष्य के युद्ध परिदृश्यों को ध्यान में रखते भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचाई वाले स्थानों जुलाई 2025 के बीच दिव्य दृष्टि नामक उन्नत तकनीकी अभ्यास आयोजित किया है, जिसमें उन्नत तकनीकों AI, ड्रोन, सेंसर शूटर क्षमताओं का सफल परीक्षण किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। इसमें कोई देश नहीं रहा, भारतीय सैनिकों का अभ्यास है। इसके बाद ऑपरेशन समन्वय शक्ति अभ्यास 2025, भारतीय सेना ने यह अभ्यास असम मणिपुर में किया, ये भी भारतीय सेना का है। इसके बाद सूर्य ड्रोनाथन 2025, भारतीय सेना और भारतीय सेना के सूर्या कमांड ड्रोन फेडरेशन इंडिया, ये भी भारतीय सेना का ही है, इसको आप याद रखें कि किसके बीच में, यानी इसमें कोई देश शामिल नहीं। इसके बाद यानी ऑपरेशन महादेव देखें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में शुरू किया गया एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान था। इस अभियान के तहत 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के निकट दांची ग्राम के जंगलों में पहलगाम अटैक में शामिल 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। किसके तहत, ऑपरेशन महादेव के तहत। इसके बाद श्रीलेक्स देखें, तो भारतीय नौसेना और श्रीलंका, श्रीलेक्स में यानी पहला ऑपरेशन श्रीलंका है और I से इंडिया है और E एक एक्सरसाइज है। तो भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच ये द्विवार्षिक अभ्यास श्रीलेक्स है। श्रीलेक्स 2025 का 12वां संस्करण 2 चरणों में, यानी बंदरगाह चरण 14 से 16 और समुद्री चरण 17 से 18 का श्रीलंका के कोलंबो में किया गया, यानी स्थान भी याद रखना है, 2 चरण में था और श्रीलंका में। इस अभ्यास को उद्देश्य इत्यादि दिया गया। अभ्यास टेलिमसन सेबर देखें, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास टेलिस्मन सेबर में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। इसको आप याद देख सकते हैं। अचूक प्रहार 2025 तक भारतीय सेना के स्पीयर कोर के पैदल सेना के जवानों ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के समन्वय से अरुणाचल प्रदेश में, इसको देखा सकता है। अभ्यास सिलेबस देखते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है सिंगापुर, यानी SI इसमें सिंगापुर है और इसमें भारत है, यानी सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच ये अभ्यास सिलेबस है। 1 अगस्त 2025 यानी 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 में आयोजित किया गया। इसका 32वां संस्करण रहा और यह अभ्यास जो है चांगी नेवल बेस सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में किया गया, यानी भारत में नहीं था। इसको देख सकते हैं इसमें कौन कौन से भाग लिए थे। इसके बाद टेरियर साइबर क्वेस्ट को भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके ब्राइट स्टार को भी देखा जा सकता है। भारत NCX 2025 को भी देख सकते हैं, इसमें अभ्यास ग्रुप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं सस्टेनेबल पावर 1404, ईरान ने जून में इजराइल और अमेरिका के साथ होते हुए, यानी ईरान ने जून में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिवसीय संघर्ष के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच ओमान खाड़ी में क्रूज मिसाइलों, युद्धपोतों और वायुकारों के साथ सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास किया। तो ये ईरान का रहा। ऑपरेशन अलर्ट देखें तो सीमा सुरक्षा बल यानी भारतीय सेना से संबंधित है। 11 से 17 अगस्त 2025 के बीच राजस्थान में भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट कूट नाम सुरक्षा अभियान के अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में देख सकते हैं। तो इसके बीच भारत और सिंगापुर सैन्य यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण किया गया। ये आयोजन जोधपुर में यानी राजस्थान में जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। इसको देख सकते ऑपरेशन स्पाइडर वेब देखें तो इसके तहत ये देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु देखें, इंपॉर्टेंट है।
भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए जून 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 19 जून को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन को भारतीय छात्रों और नागरिकों के साथ लेकर एक विमान नई दिल्ली पहुंचा था। 26 जून 2025 इस ऑपरेशन के तहत ईरान से 3154 और इजराइल से 100% भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा चुका था। नोमैडिक एलिफेंट देखें तो भारत और मंगोलिया के बीच का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उड़ान बटोर में 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया गया। यहाँ देखा जा सकता है, इसको उद्देश्य को भी देख सकते हैं। इसमें देखें तो खान क्वेस्ट आता है, अक्सर पूछा जाता है। मंगोलिया के उड़ान बटोर में ही 14 से 28 जून 2025 के बीच में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इसको भी आप देख सकते हैं। सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 देखें। सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 भारत और फ्रांस सेनाओं के बीच में इस सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन किया गया। यहाँ फ्रांस के ला कैलोरी में आयोजित किया गया। 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच में आयोजित किया गया। इसको इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का हिस्सा ये भी देख सकते हैं। सैन्य कमांडर टाइगर क्ला देखें तो भारतीय वायुसेना गरुड़ स्पेशल फोर्स और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच में यानी टाइगर क्ला अभ्यास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास देखें यानी पासेक्स 2025, इसमें भारत की नौसेना और यूके यूनाइटेड किंगडम के रॉयल नेवी के बीच में आयोजित किया गया। इसको देख सकते हैं कब आयोजित किया गया। और ऑपरेशन राइजिंग लायंस के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला कर ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की। इजराइल के इस ऑपरेशन को उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त करना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान यानी जून 2025 इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के कारण यह ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 को देखें तो यह ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमलों को जवाब देने के लिए जून 2025 में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला कर भारी तबाही मचाई। साइबर सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत देखें डिफेंस साइबर एजेंसी 16 जून से 27 जून 2025 में साइबर सुरक्षा नामक एक बहुचरणीय अभ्यास प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें देखा जा सकता है तीस्ता प्रहार अभ्यास के रूप में भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज अभ्यास का यह है। अब अभ्यास एक क्यूए देखें तो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस के बीच में आयोजन किया गया। अभ्यास को देख सकते हैं 13 से 18 अप्रैल के बीच में यह अभ्यास। इंद्र देखें 2025 में तो भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया। इसका 14वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। 2 चरणों में आयोजित किया गया, पहला चरण यह, दूसरा चरण यह है। यह इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा, उथार और समुद्री गश्ती पुलिस नौसेना भाग लिया। आयोजन जो है बंगाल खाड़ी में भारत में आयोजित किया गया था। यह ऑपरेशन ब्रह्मा ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजित ब्रिगेड मेडिकल रिस्पांस की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ ऑपरेशन में कार्यरत है। म्यांमार में चलाया जा रहा ऑपरेशन ब्रह्मा को उद्देश्य आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। इसके बाद सैन्य अभ्यास देखें, यह आपका है यानी कोर्सेस यानी ग्रीस में आंध्रा विला एयरबेस पर 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 में यह अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं एकू वेरिन 2025 को भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ट्रोपिक्स को भी देखा जा सकता है, ट्रोपिक्स यह आपका रहा इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण जापान के माउंट फूफी में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 में आयोजित किया गया। यहाँ पर देखा जा सकता है ये जो धर्म गार्जियन है जापान और भारत के बीच का सैन्य अभ्यास है, जो कि जापान में माउंट फूफी में इसका आयोजन किया गया। 6ठा संस्करण इसका। कोमोडो 2025 भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्लिनिक्स भी देखा जा सकता है, यह 2024 में श्रीलंका, भारत और श्रीलंका हमने देख लिया था, यानी स्लिनिक्स 2025 को भी देखा, 2024 का था। डेजर्ट हर्ट को भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टीवी डेजर्ट हर्ट सैन्य अभ्यास के अंतर्गत है। इसके बाद सी ड्रैगन 2025 देखा जा सकता है। खंजर को देख सकते हैं, खंजर इंपॉर्टेंट है। भारत और किर्गिस्तान सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर बरामा यानी XII का आयोजन 10 से 23 मार्च 2025 के बीच में किर्गिस्तान में यानी कहाँ पर किया, किर्गिस्तान में किया गया। इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद कॉर्पेट और यह अभ्यास देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभ्यास वरुण देखें, अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच का यह है, 23वां संस्करण इस बीच में किया गया। सूर्य किरण देखें तो भारत और नेपाल के बीच का सैन्य अभ्यास है, इसका 18वां संस्करण देख सकते हैं कब किया गया, कहाँ पर किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संस्करण जो 18 से नेपाल के सल झंडी में इसका आयोजन किया गया सूर्य किरण का। इसमें सैन्य अभ्यास काजिंद भी शामिल है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में यह 8वां संस्करण 2024 में किया गया था अक्टूबर में। इसको देख सकते उत्तराखंड के अवधि में इसका आयोजन किया। इसके बाद परियोजना को देख सकते प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देखें तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन युवाओं को सशक्त बनाना है। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ यानी रुपए 1 लाख करोड़ की बजट वाली महत्वाकांक्षी योजना अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है। खासकर परिवहन, इसमें याद रखना है, खासकर
बार नौकरी करने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र में नियोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। यह एक रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जिसे कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के माध्यम से लागू किया जा रहा है, यानी लागू करने वाला को भी आप याद रख सकते हैं। और ये सब जानकारी जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नियमित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपए कुल बजट परिव्यय के साथ PMBBRY को मंजूरी दी। इस योजना के औपचारिक रूप से 1 को शुरू किया गया। उद्देश्य PMBBRY एक केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी CSS है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार से बढ़ावा देना है, रोजगार क्षमता और समाज सुरक्षा में सुधार लाना है। मुख्य लक्ष्य का है इस योजना में 2 वर्षों की अवधि में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक में 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों सहित 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करने की उम्मीद है। कार्यान्वयन देखें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी MOL कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से इस योजना लागू करेगा। भारत यानी इस योजना में 2 मुख्य घटक हैं, अर्थात भाग E पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और भाग B में नियोक्ताओं का समर्थन करना है। निवेशक दीदी सेकंड का शुभारंभ देखें तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, यानी ये सब जानकारी इसमें दी गई है योजनाओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर निवेशक दृष्टिकोण की शुरुआत की, यह पहल महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा की अवधारणा पर आधारित जिसका उद्देश्य है, देख सकते हैं इसके तहत सब जानकारी है। यानी इसकी शुरुआत देखें 1 सितंबर 2025 को हैदराबाद के पटेल गुंडा पंचायत से अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। निवेशक दीदी सेकंड का शुभारंभ किया गया। इसमें देखें तो नियुक्त मोइना 2.0 योजना को इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट आरोहण 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में सब जानकारी इसमें दी गई है। मिशन सुदर्शन चक्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। इसके अंतर्गत इसमें शामिल कर दें तो यह महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय मिशन भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्वदेशी तकनीकी सुनिश्चित करेगा, जो रक्षा और सामरिक अवसंरचना संरक्षण आधारित भारत के समय एक निर्णायक कदम हो सकता है। मिशन सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी आयरन डोम, ध्यान रखें आयरन डोम, इजराइल या गोल्डन डोम अमेरिका वायु रक्षा प्रणाली है। ये मिशन सुदर्शन क्या है? वायु रक्षा प्रणाली। जैसे कि इजराइल का क्या आयरन डोम है और अमेरिका क्या है? गोल्डन डोम है। यह मिशन शोध आधारित होगा तब पूरी तरह भारत में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विकसित होते खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा विस्थापित करना, विदेशी सुरक्षा प्रणाली पर निर्भरता कम करना, निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा के व्यापक कवच के रूप में करना तथा खतरों एवं को रोकने की तैयारी करना है। मिशन सुदर्शन चक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी? उन्नत निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा ढांचा, भौतिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और एकीकृत खतरा प्रतिक्रिया नेटवर्क शामिल। DRDO ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अगस्त 2025 को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था। इसके बाद मत्स्य शक्ति परियोजना को भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार तकनीकी शिक्षा योजना मेरिटी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और आगे इसमें देखा है प्रतिभा सेतु योजना देखा सकता है। माझी वसुंधरा अभियान जून 2025 महाराष्ट्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी माझी वसुंधरा योजना 6.0 की पहल शुरुआत की। इसके बाद धरती आबा जन भागीदारी अभियान को देखा सकता है। हिमाचल प्रदेश MOID योजना की शुरुआत को देखा सकता है। इसमें देखें तो हिमाचल प्रदेश के MyDit योजना की शुरुआत की है, इसको भी याद रख सकते हैं। इसे धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून 2025 को यह शुरुआत किया गया। भारत सरकार की पहल है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि माझी वसुंधरा अभियान 6.2 महाराष्ट्र सरकार की योजना है। इसके बाद इसमें देखें तो यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौशल प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की गई है। यह आपका देखें तो लैंगिक समानता और समावेशी विकास दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने विकसित भारत एट 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए एक पायलट कौशल पहल नव्या यानी नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षा पोषण करने की शुरुआत 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में आज कार्यक्रम किया गया। वेरी इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट में 9 राज्यों 27 जिलों को शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सारी चर्चा इसमें जिलों का चयन इस तरह किया जाएगा जहाँ सामाजिक और आर्थिक पिछड़े तबके की लड़कियों को अधिक मदद मिल सके। देश की गई नव्या योजना न्यूनतम 10वीं कक्षा तथा शिक्षा प्राप्त 16 से 18 वर्ष की लड़कियों और गैर पारंपरिक नौकरी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी याद रखना किस मंत्रालय? महिला बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास दर्शाता है। राष्ट्रीय शून्य खसरा और रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 को देख सकते हैं। तो इसमें जो समाप्त करना 2025-26 में इसको समाप्त करना है, 100% समाप्त करना है। टीकाकरण सप्ताह ये बनाया गया, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच में। और ये एक पेड़ माँ के नाम देखें तो 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, याद रखना कि यह पूछ सकता है कौन किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। शुरुआत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन पूछ सकता है, ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। लक्ष्य इसमें क्या दिया गया है कि अभियान का पिछले वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण की जगह इस बार 10 करोड़ पौधा लक्ष्य निश्चित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं गुजरात की भूखी नदी पुनर्जीवित करने की परियोजना इसमें शामिल है। सागर में सम्मान पहल 2025 को भी देख सकते हैं। इसमें जो मंत्री हैं जल मंत्री या देख सकते हैं, इसमें ये मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं।
यह उनकी यानी इसको देख लेते हैं। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर सागर में समान नीति पहल का अनावरण किया था। 16वीं कार्यक्रम देख सकते हैं प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0 को देखा जा सकता है। इसके बाद देखें वायु सारथी पहल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सशक्त पंचायत नेत्री अभियान भी इसमें शामिल है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना देख सकते 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की। इस योजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्री ने 25 नवंबर 2024 को दे दी थी। NOOS का उद्देश्य छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सफलता पहुंच प्रदान करने से मुख्यतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और सरकारी वित्त से उस संस्थान को लगभग 18 मिलियन छात्र मुफ्त में अकादमिक पत्रिकाओं और शोध लेखों का लाभ उठा सकेंगे। 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 प्लस विद्वतापूर्ण पत्रिकाओं की योजना पहुंच होगी। 13,000 से अधिक संस्थानों के 1.8 करोड़ छात्र संख्या शोधकर्ता योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये सारी जानकारी इसमें है, इंपॉर्टेंट है। NOS की क्रियान्वयन एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क यानी यह होगा। पंचायत से संसद 2.2 कार्यक्रम को देखा सकता है। सत्वारी बेहद स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। इसके बाद क्रूज भारत मिशन जो ये 2024 की घटनाओं को इसमें शामिल किया गया। तो इसके आयोग समिति को देखा सकता है। राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 स्तरीय उच्च समिति है। इसमें भारत सरकार के नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में हाल ही में 2 उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई। इस समितियों का उद्देश्य अगली पीढ़ी के सुधारों को तेजी लागू करना, विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी देश को साकार करना। यह समिति उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाए दीर्घकालिक नीतियों कार्यक्रमों को रणनीति बनाएगी, गैर वित्तीय क्षेत्रों में इनामक ढांचों को सरल पारदर्शी बनाकर कार्य करेगी। यहाँ पर देखा सकता है। इसके बाद साथ ही कैबिनेट सचिव TVS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विनायक सुधार समिति भी गठित की गई।